हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को हल करेंगे। साइंस है, हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम पढ़ेंगे। जिसमें से पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आखिर परिवर्तन आखिर क्या है, परिवर्तन कैसे बोलते हैं। तो सबसे परिवर्तन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भौतिक परिवर्तन होता है एक, और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इतना तो पता होगा, एक भौतिक परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन। आखिर भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, देखिए आप सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। तो पदार्थ होता है, पदार्थ का जो आकार होता है, आकृति और रंग में परिवर्तन है। जो पदार्थ है ना, अगर उसका आकार में चेंज होगा या आकृति में चेंज होगा या रंग में चेंज होगा तो उस हम परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पेंसिल है, इस पेंसिल को तोड़ देंगे तो इसका आकार में चेंज हो जाएगा। इस पेंसिल को चेंज कर देंगे तो इसका आकार में चेंज हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा। इसका आकृति, जैसे कि एक कागज को मोड़ देंगे तो इसका आकार में चेंज हो गया तो क्या है, भौतिक परिवर्तन। रंग भी इसी प्रकार परिवर्तन करता है, सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। देखो तो इसका डेफिनेशन है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण किस प्रकार होता है, आकार होता है, आकृति, रंग आदि में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। चैप्टर का नाम भी है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन क्या आता है, जैसे कि कोई भी दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ बोल सकते हैं। अभिकारक अभी नहीं पढ़े हैं तो अभिकारक अभी नहीं बोल सकते हैं। तो दो या दो से अधिक जो पदार्थ है वो मिल जाएगा, उससे आपस में मिलकर नए पदार्थ मिला। दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए कोई भी पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होता है, इसको मान लीजिए अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे ठोस था, ठोस से द्रव हो गया, द्रव से गैस हो गया, तो अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तापमान में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया में हो सकता है। रंग में भी परिवर्तन भी हो सकता है, गैस में परिवर्तन। और देखिए जैसे कि एग्जाम्पल, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो दूध से दही बनना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। और लोहे में जंग लगना भी क्या है, रासायनिक। इसके समझने का एक आसान तरीका बताते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई भी पदार्थ है, अगर परिवर्तन हो गया, मान लीजिए पदार्थ है, इसको परिवर्तन हो गया तो फिर से उसी अवस्था में या उसी आकार में, उसी चेंज में लाया जा सकता है। जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल को तोड़ेगा तो पेंसिल ही रहेगा, फिर से पेंसिल को हम तोड़ेंगे तो पेंसिल ही रहेगा। जैसे कि हम कागज है, कागज को फाड़ देंगे तो कागज ही रहेगा, उसी कागज ही रहेगा। तो उस मतलब फिर से उसी अवस्था में पुनः मतलब स्थापित किया जा सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन जैसे मान लीजिए कुछ नया पदार्थ बन गया, जैसे दूध से दही बन गया, क्या दही से फिर दूध बनेगा, नहीं। तो इस प्रकार मतलब पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, हम उसे रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और जिसमें लाया जा सकता है, पहले वाला अवस्था में लाया जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और जो पहले वाला अवस्था में नहीं लाया जा सकता उसे हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप कि यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद अगला पेज में बढ़ते हैं। अब देखिए चैप्टर का नाम ही रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम समझ लिए। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये समीकरण के रूप में हमने प्रदर्शित कर दिया। यही क्या है, यही रासायनिक समीकरण। ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण। ये एग्जाम्पल है, ये रासायनिक समीकरण। ये हमारा रासायनिक, मैग्नीशियम का जो संकेत होता है Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO होता है। तो आपने सूत्र बनाना 9th क्लास में सीखा है, नहीं बनाना सीख लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस पर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे इस तरह कैसे बनता है। तो मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। ये क्या है, रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम है, तो रासायनिक समीकरण को देखिए कैसे लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकारक है। आगे डिफिनेशन है अभिकारक है, आगे पेज के आगे है, लेकिन हम ये सबसे बात करते हैं। तो अभिकारक की बात करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर के बाएं ओर लिखते हैं। अब देखिए
ये क्या है? मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मेरा क्या है? तीर है, ये मेरा तीर है। ये तीर नहीं है, जो डायरेक्शन बता रहा है, ये तीर क्या कर रहा है? डायरेक्शन बता रहा है कि दिशा में अभिक्रिया हो रहा है। तो तीर के इस साइड, इस साइड क्या होता है? बाएं होता है। तीर के इस साइड क्या होता है? बाएं है। अपना हाथ भी देख लीजिए, ये क्या है? ये दाया है, दाया यानी राइट है, दाया यानी राइट है, और ये बाया यानी लेफ्ट है। ठीक है, तो जो तीर के बाएं तरफ, मतलब तीर के जो बाएं तरफ होता है, और जो तीर के बाएं तरफ होता है वो अभिकारक होता है। तीर के जो बाएं तरफ होता है वो अभिकारक होता है, मतलब ये मैग्नीशियम भी अभिकारक है, ऑक्सीजन भी अभिकारक है। और जो तीर के दाएं तरफ, मतलब जो अभिक्रिया हो गया, ये दोनों मिला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तभी ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जो अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। यानी तीर के क्या होता है? दाएं तरफ होता है, यानी राइट साइड होता है। उत्पाद क्या होता है? तीर के दाएं तरफ यानी राइट साइड होता है, और उत्पाद तीर के बाएं तरफ होता है। उत्पाद क्या? ये रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिया? भाग लिया। तो अभिकारक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद तीर के दाएं तरफ होता है और अभिकारक तीर के बाएं तरफ होता है। यही लिखा हुआ रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम है। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है ना, वो तीर के बाएं ओर होता है, और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद है ना, वो तीर के दाएं ओर होता है। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट है, यदि एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उसके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन, दो वो है, वो अभिकारक है। इस एक से अधिक अभिकारक हो या एक से अधिक उत्पाद, यहाँ पे एक ही उत्पाद है, यहाँ एक से अधिक अभिकारक है, इसके मध्य कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, तो उसके मध्य प्लस का चिन्ह लगाते हैं। चौथा पॉइंट है कि अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए उसके मध्य तीर का चिन्ह लगाते हैं। देखिए देखिए ये क्या है? ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। इन दोनों को अलग करने के लिए हम किसका चिन्ह लगा रहे हैं? तीर का चिन्ह लगा रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्पाद है उसको अलग करने के लिए हम किस चीज का चिन्ह लगाते हैं? तीर का चिन्ह लगाते हैं। ये बहुत एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में 2 से 3 नंबर, कोई 5 नंबर का आ जाता है बड़ा क्वेश्चन। अभी और पॉइंट है इसके आगे है, तो देखिए 4 पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, तो हम सब करेंगे, लाइक करेंगे। अब इसके बाद हम आगे देखिए 5वां पॉइंट समझाते हैं। 5वां पॉइंट देखिए क्या है। 5वां पॉइंट है, समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद को भौतिक अवस्था लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भौतिक अवस्था क्या होता है? जैसे ठोस हो गया, ठोस को हम सॉलिड बोलते हैं, तो एस हो गया। गैस को जी से दर्शाते हैं, द्रव के यानी लिक्विड को एल से दर्शाते हैं, और जलीय विलयन यानी एक्टिव को दर्शाते हैं, जलीय विलयन को हम एक्टिव के रूप में दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए ठोस अवस्था, जब मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम ठोस है, तो ठोस में लिख देते हैं भौतिक अवस्था की। ऑक्सीजन क्या है? गैस है, तो इन्हें गैस लिख देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये ठोस ही बनता है, तो यहाँ पर हम ठोस लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। इसमें नहीं लिखा है, चलिए अब आगे देखिए 5वां के बाद हम 6ठा पॉइंट देखते हैं। 6ठा पॉइंट देखिए क्या है कि अभिक्रिया जिन परिस्थिति में होती है उन्हें तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। वो एग्जाम्पल हमने समझाने के लिए लिया था, एग्जाम्पल बस देखिए। अभिक्रिया जिन परिस्थिति में होती है, मान लीजिए कोई पदार्थ है उसको गर्म किया जा रहा है, कोई पदार्थ है उसको गर्म किया जा रहा है, तो तीर के हम ऊपर लेते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ उसका हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा धरते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो उसको विद्युत धारा को ऊपर लिखते हैं, तीर के ऊपर लिखते हैं। तो तीर के ऊपर या नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो अभिक्रिया जिन परिस्थिति में होती है उसे हम तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। ये हमारा रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, वो लिखने का नियम था। इतना 6 पॉइंट था, तो यहाँ तक नोट डाउन कर ले। इसको हर एग्जाम में आता है, समीकरण को आखिर क्यों लिखने का नियम, समीकरण को लिखने का नियम आता है। अब देखिए अगला हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक समीकरण की तो बात कर ली, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब यह समझते हैं, जब अभिक्रिया में उपस्थित परमाणु की संख्या, उपस्थित परमाणु की संख्या उत्पादों में उपस्थित परमाणु की संख्या, यहाँ देखिए जब अभिकारक अभिक्रिया में, जब अभिकारक मतलब ए साइड जितना भी परमाणु है, जैसे कार्बन, जैसे कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो जितना भी परमाणु है ना उसकी संख्या और उत्पाद, जो उत्पाद बनाना उसमें जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसे हमको हम बोलते हैं क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण।
संतुलित रासायनिक संरचना जो अभिकारक है और उत्पाद है उसमें टोटल परमाणु की संख्या वो बराबर होना चाहिए, अभिकारक बराबर उत्पाद की परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेके यहाँ से समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इधर देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर हाइड्रोजन कितने परमाणु, 1 परमाणु, इधर हम 2 से गुना कर देंगे हाइड्रोजन भी 2 है। देखिए कैल्शियम कितना परमाणु है, कैल्शियम की भी 2 है, कैल्शियम का 1 था 2 से गुना किया तो इसको भी 2 हो गया। आगे कभी भी हम इसके 2 यहाँ पर नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा 2 कभी भी यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, लेजर से इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं तो कभी भी हम इसके आगे हम गुणांक लिखेंगे, कभी भी इसके आगे इधर साइड में लेके इसके पीछे मतलब इधर गुणांक लिखेंगे। जैसे क्लोरीन है ये 2 को है, यहाँ पर क्लोरीन 1 था, इसके हम आगे अब इसके साथ दोनों के साथ गुना होगा, 2 है तो हाइड्रोजन के साथ भी गुना होगा और क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन, दोनों इक्वल है, तो यहाँ हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जैसे यहाँ सोडियम 1 है, इधर सोडियम कितना है 2 है, इधर ऑक्सीजन के 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 भी नहीं 1 है खाली, इधर ऑक्सीजन कितना है 1। तो अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन देखिए सोडियम के है, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन को 2 गुना करेंगे तो यहाँ 2 इधर भी 2 इधर भी, लेकिन यहाँ पर सोडियम पर मामला गड़बड़ा गया। सोडियम इधर के हो गया 4 हो गया, इधर सोडियम के है 1 है, इधर हम 4 से गुना करेंगे तो सोडियम के हो गया 4 हो गया, तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुका है। अब देखिए अभी तुरंत बताए हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन बात करते हैं, ये सिंपल भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पर संबंधित है। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें हम पहली वाली अवस्था में ले जा सकते हैं उसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। मतलब ये भौतिक परिवर्तन की जैसा होता है, जैसे कोई भी पदार्थ कलम तो है तो कलम ही रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं पानी से बर्फ बना, जैसे एग्जाम्पल ले पानी से बर्फ, तो क्या बर्फ से फिर पानी बन जाता है, हाँ, तो ऐसी परिवर्तन होता है जो पहली वाली अवस्था में जा सकता है। जैसे बर्फ से फिर पानी बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, पानी से फिर बर्फ बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्या बनाया जा सकता है हम, तो हम उत्क्रमणीय परिवर्तन को ही हम कभी कभी भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। रेयर केस में बोलते हैं, सभी केस में नहीं होता है, वो जो बहुत सारा केस में होता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन को ही उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन को ही उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं, या भौतिक अभिकरण समझाते हैं जो हम पहली वाली अवस्था में जा सकता है उसे हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं या उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। यहाँ तक आई होप की समझ में आ गया होगा। जिसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब उत्क्रमणीय के बाद बात करते हैं अनुकर्मणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुकर्मणीय परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, नॉन रिवर्सिबल चेंज के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पहली वाली अवस्था में नहीं जाया जा सकता है, पहली वाली अवस्था में नहीं जा सकता। जैसे दूध से दही बना, क्या दही से फिर दूध बनता है, नहीं। तो मोमबत्ती को जलने के बाद फिर मोमबत्ती बन सकता है, नहीं। याद रखिएगा मोमबत्ती का पिघलना, याद रखिए मोमबत्ती का पिघलना, दो मोमबत्ती के इसमें भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन है। अगर मोमबत्ती पिघलना गया, पिघलना, तो वो कौन सा केस है, अगर मोमबत्ती पिघल रहा है तो मोमबत्ती ही रहेगा, पिघल रहा है तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर मोमबत्ती जल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती जल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है, पिघल रहा है तो भौतिक परिवर्तन है, याद रखना है। देखिए कहें कि अभिकारक और उत्पाद यहाँ डेफिनेशन लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू में लिख लीजिए या लास्ट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, बनता है नए पदार्थ। जैसे कि ये देखिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया, लिख लीजिए, ये क्या है, अभिकारक हो गया, और ये क्या हो गया मेरा उत्पाद हो गया, उत्पाद। ये देखिएगा उत्पाद तीर के क्या साइड होता है, दाएं साइड होता है यानी राइट साइड होता है, और अभिकारक तीर के बाएं साइड होता है यानी लेफ्ट साइड होता है। अब बात करते हैं और छेद के आखिर क्या होता है, और छेद की बात करते हैं। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो अभिक्रिया के दौरान नीचे कुछ होता है ना, पदार्थ नीचे आके बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ अभिक्रिया हुआ,
इस पदार्थ में अभिक्रिया होकर कुछ पदार्थ बना, ऊपर पानी तरह नीचे आके बैठ जाता है, नीचे आके इधर उधर नीचे आके बैठ जाता है। जो ये बैठता है ना, इसी को हम अवक्षय बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं, और इस विलयन होकर नीचे बैठ जाते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बात करते हैं, अवक्षेप करते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया आगे बात करेंगे, लेकिन अवक्षेप के बारे में थोड़ा सा सीखने के लिए कि अवक्षेप क्या होता है। तो जो विलयन होता है अलग नीचे आके बढ़ जाता है, उसे हम अवक्षेप बोलते हैं। और अवक्षेप को दर्शाने के लिए हम वैसे तीर का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कोई पदार्थ अवक्षेप बना है तो उसको हम तीर के चिन्ह लगाते हैं, और गैस बना है, गैस बन के उड़ जाता है तो इसे ऊपर का तीर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गलत लगे, जल नीचे बैठता है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों गैस है, गैस उड़ता है तो ये दोनों के ऊपर का तीर लगा हुआ है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन यानी H2O जल बना है। और यहाँ देखिए इसमें इसमें संतुलित भी करना है। इधर हाइड्रोजन 2 था, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर ऑक्सीजन 1 था, तो इधर 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, संतुलित किया हुआ है। अब इसको में देखिए सवाल पूछा था कि इस समीकरण से आप क्या समझते हैं, इस समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखने वाले, जो अभिकारक है ना, वो अभिकारक कौन कौन परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल का निर्माण है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, क्या बन रहा है, जल बन रहा है, तो वही लिख देना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण होता है। यहाँ पर कुछ और रख होता है, जैसे HCl भी हो सकता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का निर्माण होता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण होता है। और दूसरा पॉइंट एक और याद रखने वाला है, देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, देखिए हाइड्रोजन कितने अणु, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने, आगे वाला हम अणु देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इसके आगे कितने अणु हैं, हाइड्रोजन कितने अणु, 2 अणु, ऑक्सीजन कितने अणु, 1 अणु, तो और जल के कितने अणु है, जल के 2 अणु, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से अभिक्रिया करके जल के कितने अणु बनाता है, 2 अणु बनाता है। 2 पॉइंट लिखना है कम से कम। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन कितने अणु है, ई अणु नहीं, 2 दूना 4 ऐसे ना जोड़ना है अणु, ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन के ई हाइड्रोजन है पूरा, H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, तो 2 है। हाइड्रोजन के कितने अणु, 2 अणु। ऑक्सीजन का कितना है, ये पूरा टोटल ऑक्सीजन है, O2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना अणु, कुछ नहीं है, तो 1, तो ऑक्सीजन के 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर कितना, जल के कितने अणु बना रहा है, जल के 2 अणु का निर्माण होता है। तो यही देखिए दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल के 2 अणु बनाते हैं, ये मेरा लिखा हुआ। अब देखिए संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आता है, संतुलित क्यों रहता है। एक नियम है जो 9th क्लास में पढ़े होंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ तथा उत्पाद में जो उत्पाद होता है, दोनों परमाणुओं की संख्या क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, न अभिक्रिया घटती है न अभिक्रिया, जैसे कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ उसको अभिक्रिया कराते हैं, जितना पदार्थ का भार था ना, उतना ही अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ की भार उतना ही था। जैसे कि 2 kg का मान लीजिए सब्जी बनाए, 2 kg का सब्जी बनाए, 2 kg आलू लेके आए और उसको सब्जी बनाए, तो सब्जी भी कितना बना, 2 kg का ही बनेगा सब्जी, थोड़ा ना ज्यादा बन जाएगा ना कम बन जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर रासायनिक अभिक्रिया तो अभिकारक घटते हैं ना तो बढ़ते हैं, बराबर होते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का जो पालन करने हेतु तो समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। अब बात करते हैं अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो अभिक्रिया के प्रकार हम कल बात करेंगे, आज के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन क्लास इंपोर्टेंट है। अब अगले लेक्चर में हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अगला सब पॉइंट लिखा हुआ संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, पूरा एक चैप्टर का नोट्स पूरा बनाया हुआ है। अगर टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, पीडीएफ पूरा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो अगले हम लेक्चर में संयोजन अभिक्रिया से जितना आगे टॉपिक होगा उतना कंप्लीट करेंगे। अगले लेक्चर में हम सोचेंगे कंप्लीट कर देंगे टॉपिक को। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं
अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।